मुंबई 1,80,00,000 लोगों से खचाखच भरी हुई और उसमें से करीब करीब आधी जनता हर रोज ट्रेन से सफर करती हुई। हाँ, उन्हीं के लिए है आज की ये रेडियो 10 FM की सुबह। विंडो सीट, 4th सीट या दरवाजे पे लटकते हुए, क्यों है आपका सफर सबसे अलग, सबसे यादगार? सो माय फ्रेंड्स, फोन उठाओ और नंबर दबाओ 787 पर और हमें कॉल करो एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद अस, विद ऑल ऑन एयर। उठला का रे? मी चाललोय मोर, या मागून. हे कळतं का तुला भाड्या? जेव्हा बघावं तेव्हा पडत असतं, नीट बघून उतरता येत नाही का तुला? हे दुपाट न दिसतंय का? घाले ना तुझ्या डोक्यात नेहमीची किटकिट सकाळी सकाळी. 7 वाजेपासून भरू लागले इथं. लोटी कुठची लोटी? रोजचे ते कपडे धुत. अरे पाणी वाजत ना बाजूला ना. काय तुझी दोरी? दोरी घेऊन मस्त शेजार धर्मा बांकी कशीला वय बाजूला. डोंबाल शेजारी म्हणे. अरे पाणी गेलं माझं, जाऊ दे. अरे तू तो बाजूला होय मावशे. म्युन्सिपाल्टीला जाऊन सांग की माझा काय चुकत्या डबे भरायचे. मध्ये 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 अरे अरे तो बघतो पावट्या कुठं मध्ये पाणी भरायला लागलं. आम्ही इथं भांडायला लागलो आणि तू कटकर राहिला मध्ये. थांब थांब, कळतंय. सुना है क्या? अरे ना बकिया भाई, कल रात को 7 नंबर गली में क्या राड़ा कर रहा था वो. अरे ये पांडू जायला. अरे ओ सॉरी पांडू गांडा. राम राम. आता उठलेच आहे, आला तुमचा नंबर. बघा वाट.
वादा वाकरांच्या पुढे या नी कटायला बघा जिगर से पिया यार चायला बहुत टाइम लगाता है आपको मालूम है कि लोखंडे वो अनार घूम रहा था ये कौन था भाई अपनी अनार के लिए बात कर रहे हैं दिवाली मना रहा है क्या तू अंदर ये चल तू बीड़ी चलाना यार अबे अनार कुमार गोली ये इसके अपनी लोखंडे की बेटी का सुना क्या लोखंडे की बेटी को अबे धीरे बोलना है वो सुन लेगा ना पक्या भाई ये अरे ये बेंचोत ये मर ये कहाँ खाई वहाँ पर ये तुम्हारा ये किधर हग्गू जानता नहीं है क्या ये चिक्कू समझावे ए भाई ने बोल दिया ना तो फिर ये भाई का फेवरेट स्पॉट है कल अगले तू भाई बोल दिया भाई आप जाओ अपन कोफ्ते में जा रहे ले चल चिंपाट छोड़ कट ले डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो 5 फ्लाईओवर किए हैं उनमें से 3 तो हो चुके हैं रेस्ट आर अंडर कंस्ट्रक्शन Sorry to interrupt, Mr. K.R. Pillai. We have a caller. और देखते हैं उनकी क्या राय है इस विषय पर. हॅलो हा पिल्ले आता मी ब्रिजचा खाली आहे तुमचं ब्रिज और फ्लायओव्हर बरोबर आहे पण इकडे संडासची हालत भरपूर खराब आहे त्यासाठी काय Yeah, okay. I think इसके बारे में we shall discuss more after Mr. Pillai's favorite song. Radio 10 FM, Mumbai's #1. आप सुन रहे थे रेडियो 10 FM, मेरा मतलब आरजे एलेक्स के साथ। जितने लोग उतनी ही कहानियां। मैं भी आप ही लोगों में से एक हूँ जो हर रोज ट्रेन से सफर करते हैं। मेरा भी आपके जैसा ही कुछ अलग सा अनुभव है, कभी अच्छा तो कभी बुरा सफर रहा है मेरा। चलिए दोस्तों, आपका आरजे एलेक्स लेता है आपसे इजाजत। कल सुबह फिर मुलाकात होगी
कुछ नई कहानियों के साथ और कुछ नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए अलविदा और सुनते रहिए रेडियो 10 FM। उठला का रे? सुखपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां एक मेहनती किसान धर्मपाल रहा करते थे। जिम्मेदारियों का भार कंधों पर आने के बाद से ही वे पूरी तरह खेत खलिहान में रमे रहते थे और खेत के काम करते करते ही उनकी उम्र भी हो चुके थे। उनका अपना कहने को बस एक ही सहारा था, उनका इकलौता बेटा आदित्य। आदित्य के जन्म के कुछ ही साल बाद उसकी माँ का देहांत हो गया था और तभी से धर्मपाल की दुनिया उसी बेटे के इर्द गिर्द घूमने लगी। धर्मपाल ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद खेतों में दिन रात मेहनत करके आदित्य को पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। आदित्य भी बड़ा होशियार और तेज समझ का लड़का था। उसका मन हमेशा व्यापार व्यवसाय जैसी चीजों में लगता था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वह कोई कारोबार शुरू नहीं कर पाता था। धर्मपाल की खेती से जो थोड़ी बहुत कमाई होती, वह घर खर्च में ही खत्म हो जाती थी। इसी वजह से आदित्य मन न होते हुए भी अक्सर अपने पिता के साथ खेत पर काम करने चला जाता था, ताकि घर की स्थिति कुछ बेहतर बनी रहे। कुछ देर बाद आदित्य ने खेत का सारा काम खत्म करके बड़े ही ध्यान से कुदाल को एक किनारे रख दिया और थकान भरी सांस लेते हुए अपने पिताजी धर्मपाल के पास आकर बैठ गया। पिताजी, मैंने यहाँ का सारा काम अच्छे से खत्म कर दिया है, लेकिन पिताजी कब तक हम सिर्फ खेती बाड़ी पर ही घर चलाते रहेंगे? आप तो जानते हैं मेरा दिल शुरू से ही व्यापार करने में लगता है। मैं चाहता हूँ कि एक दिन आपका नाम रोशन करूँ और एक सफल व्यापारी बनकर हमारे घर की हालत भी और बेहतर करूं। बेटा, मैं भी दिल से चाहता हूं कि तेरा सपना एक दिन जरूर पूरा हो, लेकिन क्या करूं बेटा, हमारे घर में इतना पैसा आ ही नहीं पाता कि तू कोई अच्छा कारोबार शुरू कर सके। इस खेतीबाड़ी से जितना भी थोड़ा बहुत मिलता है, वो तो घर खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों में ही खत्म हो जाता है। ऊपर से मेरी भी उम्र हो चली है, कभी दवाई कभी इलाज, इन सब में भी काफी खर्चा हो जाता है। लेकिन बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, अभी के लिए मन लगाकर इसी खेती को अच्छे से करता रहे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, ऊपर वाला जरूर तेरी लगन देखेगा और एक दिन तुझे एक सफल और सम्मानित व्यवसायी बनाएगा। पिताजी, खेत में काम करके जो थकान होती है ना, वो आपके साथ दो बातें करते ही जैसे हवा में उड़ जाती है। आपकी बातें सुनकर दिल को सुकून मिलता है और हौसला भी बढ़ जाता है। मुझे आपके हर एक शब्द पर पूरा विश्वास है। मैं मेहनत करता रहूंगा और एक ना एक दिन जरूर एक अच्छा और सफल व्यवसायी बनकर दिखाऊंगा। और पिताजी, मैं आपका नाम जरूर रोशन करूंगा। हाँ बेटे, जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये बात मैंने खुद अपनी जिंदगी में देखी है। मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। तेरी माँ के चले जाने के बाद से मेरा अपना कहने को बस तू ही रह गया है। तेरे लिए ही
अनगिनत सपने देखे हैं मैंने, और हर सपना तेरी सफलता से ही जुड़ा है। तू बस दिल लगाकर ईमानदारी और लगन से अपना काम करता जा। बेटा, मेहनत का फल देर से सही लेकिन मिलता जरूर है। इसी तरह जब बाप बेटे आपस में बातें कर रहे थे, तभी उसी रास्ते से गांव के ही गोविंद गुजर रहे थे। धर्मपाल को देखकर वह तुरंत रुक गए और मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़ाए। अरे धर्मपाल, क्या तुम्हारे खेत का सारा काम पूरा हो गया? अरे गोविंद, खेत का काम भला पूरा भी होता है क्या? जितना करो उतना ही और बढ़ जाता है। अभी के लिए तो काम निपटा दिया है, लेकिन बीज बोने हैं, खाद डालनी है, काफी काम अभी भी बाकी है। और तुम बताओ, तुम्हारे खेत में बीज बो दिए क्या? हाँ धर्मपाल, मेरे खेत का काम तकरीबन खत्म हो चुका है, बस थोड़ा सा खाद डालना बाकी है। वैसे धर्मपाल, तुमने तो पूरी जिंदगी खेत खलिहान में ही लगा दी। अब अगर हो सके तो आदित्य को कुछ अलग करने का मौका दो, ताकि वह आगे बढ़ सके और तुम्हें भी इस बुढ़ापे में थोड़ा सुकून और आराम मिल सके। गोविंद, तूने जो बात कही ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आदित्य को अपनी ही तरह किसान ही बनाए रखना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बने, कुछ नया करे, कुछ ऐसा करे जिससे उसका भविष्य उज्जवल हो। और सच कहूं तो आदित्य बहुत होशियार भी है। लेकिन गोविंद, हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए अचानक कोई कारोबार शुरू करना आसान नहीं होता। बीमारी, दवाई, घर का राशन, सब में इतना खर्च हो जाता है कि पैसे बच ही नहीं पाते। बस इसी वजह से नई शुरुआत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अरे पिताजी, आप फिर वही सब बातें करने लगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाऊंगा। आप बस अपनी गरीबी की बातों को दिल से निकाल दीजिए। आप भले ही किसान हैं, लेकिन मेरे दिल में आप हमेशा से बहुत बड़े इंसान रहे हैं। मुझे आप पर गर्व है कि खुद किसान होते हुए भी आप मेरे व्यापारी बनने के सपने में मेरा साथ दे रहे हैं और मुझे आगे बढ़ने का हौसला दे रहे हैं। हाँ आदित्य बेटा, तुम्हारे पिताजी सचमुच बहुत ही अच्छे और दिल के साफ इंसान हैं। अगर यहाँ का काम पूरा हो गया है तो चलो, अब हम तीनों मिलकर घर चलते हैं। गोविंद के ऐसा कहने पर तीनों घर की ओर चल पड़े। रात का गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। घर का दरवाजा खुला और चारपाई पर दोनों बाप बेटे बैठे हुए थे। पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि अब आपकी उम्र काफी हो चली है, इसलिए अब से खेत का सारा काम मैं ही संभाल लूं। आप घर पे आराम किया कीजिए। आपकी ये कमजोर होती सेहत अगर खेत की मेहनत झेलेगी तो तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। तेरी चिंता ठीक है बेटा, लेकिन इतने सारे खेत का काम तू अकेले संभाल नहीं पाएगा। उम्र भले ही बढ़ गई हो, पर अभी भी मेरे बाजुओं में इतना जोर है कि मैं खेत का काम कर सकता हूं। तू मेरी फिक्र मत कर बेटे। मेरी तो बस यही बड़ी इच्छा है कि किसी तरह तेरा अपना कारोबार शुरू करवा दूं, ताकि तू एक अच्छी जिंदगी बना सके। मुझे पता है पिताजी, आप लोग खेत खलिहान से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे अचानक छोड़ना आपके लिए आसान नहीं है। कोई बात नहीं पिताजी, आप खेत में चले जाना, लेकिन ज्यादा मेहनत वाला काम बिल्कुल हाथ में मत लेना। वो सब मैं करूंगा। और धीरे धीरे आप खेत में जाना भी कम कर दीजिएगा, ताकि आपकी सेहत पे कोई बोझ ना पड़े। हाँ बेटा, ठीक है। अभी खाना खाकर सो जाते हैं, मुझे बहुत थकान हो रही है। कल फिर से खेत पर भी जाना है। पेट पालने के लिए खेत पर जाना तो पड़ता ही है। ठीक है पिताजी, आप यहीं बैठिए, मैं रसोई से खाना परोस कर ले आता हूँ, फिर हम दोनों आराम से खाना खाकर सो जाएंगे। ऐसे कहकर आदित्य रसोई से खाना ले आया और दोनों बाप बेटों ने खाना खा लिया। अगले दिन हरिवंश और आदित्य दोनों खेत की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद दोनों खेत के पास पहुंच गए। पिताजी, कुछ जगहों पर अभी कुदाल चलाना बाकी है,
जहां जहां काम अधूरा है उसे मैं पूरा कर देता हूं। आप तब तक किनारे बैठकर थोड़ा विश्राम कीजिए। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा, फिर आप आराम से बीज बो देना। अरे नहीं बेटा, इन दिनों तुमने बहुत मेहनत करके कुदाल चलाई है। तुम थोड़ी देर किनारे बैठकर विश्राम कर लो। बाकी बचा हुआ काम मैं आराम से पूरा कर देता हूँ। अरे पिताजी, अब आप जिद मत कीजिए। आपके शरीर में अब पहले जैसी जवानी वाली ताकत नहीं रही। अभी आपको सच में आराम की सख्त जरूरत है। आप बस थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। आदित्य ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन हरिवंश किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने आदित्य के सामने ही कुदाल चलाने की जिद पकड़ ली। अंत में आदित्य की बात ना मानते हुए वे खेत में उतर गए और धीरे धीरे लेकिन हट के साथ काम करने लग गए। रात का गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। आदित्य पास की कुर्सी पर चिंतित सा बैठा था, जबकि हरिवंश चारपाई पर थकान से निढाल लेटे हुए थे। दिन में आदित्य की बात ना मानकर उन्होंने जरूरत से ज्यादा खेत में काम कर लिया था, जिसके कारण उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। पिताजी को मैंने दिन में कितनी ही बार समझाया था, लेकिन उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और पूरे दिन कुदाल चलाते रहे। अब उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है। इस गहरी रात में वैद्य जी भी नहीं पहुंच पाएंगे। किसी तरह ये रात काटनी पड़ेगी। सुबह होते ही मैं खुद दौड़कर वैद्य जी को बुला लाऊंगा। सुबह होते ही आदित्य वैद्य जी को बुलाने के लिए निकल पड़ा। अरे आदित्य बेटे, तुम ऐसे इतनी जल्दी में क्यों आए हो? सब ठीक तो है ना? कोई बात हुई है क्या? वो वैद्य जी, दरअसल बात यह है कि पिताजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। कल मैं और पिताजी खेत पर गए थे काम करने। मैंने बार बार उन्हें मेहनत वाला काम करने से मना किया, लेकिन उन्होंने अपनी जिद पकड़ ली और पूरे दिन कुदाल चलाते रहे। रात होते होते उनकी तबीयत बिगड़ गई। आप कृपया एक बार चलकर पिताजी को देख लीजिए और उन्हें कुछ जड़ी बूटियां भी दे दीजिए, ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल जाए। अच्छा, तो ये बात है। वैसे आदित्य बेटे, हम लोग तुम्हारे पिता हरिवंश को जितना जानते हैं, वो मेहनत किए बिना रह ही नहीं पाते। अपनी तबीयत का ख्याल रखना तो जैसे उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। चलो अभी सब छोड़ो, हम दोनों तुरंत तुम्हारे घर चलते हैं। वैद्य जी ऐसा कहकर घर के अंदर गए। हाथ में जड़ी बूटियों का एक छोटा सा बस्ता लिया और दोनों तुरंत हरिवंश के इलाज के लिए निकल गए। वैद्य जी हरिवंश के पास पहुंचते ही बिना एक क्षण की देर किए उनका इलाज करने में लग गए, ताकि उनकी बिगड़ती हालत को तुरंत संभाला जा सके। आदित्य बेटा, मैंने तुम्हारे पिताजी हरिवंश का पूरा इलाज कर दिया है। अभी घबराने जैसी कोई बात नहीं है। वे बस ज्यादा थक जाने की वजह से कमजोर हो गए हैं। लेकिन सुनो आदित्य, तुम हरिवंश को फिलहाल किसी भी तरह का काम मत करने देना, वरना हालत फिर बिगड़ सकती है। जितना हो सके उन्हें बिल्कुल आराम में रहने दो। और हां, मैंने उनकी चारपाई के पास एक दवाई रखती है, तुम समय पर उन्हें खिला देना। वैद्य जी की बात सुनकर आदित्य ने राहत की सांस ली और बोला, वैद्य जी, मैं तो पिताजी को हमेशा समझाता रहता हूँ कि ज्यादा मेहनत मत कीजिए, लेकिन पिताजी हर काम अपनी जिद से खुद ही कर लेते हैं। पर आप निश्चिंत रहिए वैद्य जी, अब से मैं उन्हें किसी भी तरह का काम नहीं करने दूंगा। उनकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है आदित्य, तुम अपने पिताजी का जितना हो सके उतना ध्यान रखना, और अगर किसी भी तरह की जरूरत पड़े तो बिना संकोच मुझे बता देना। ऐसा कहकर वैद्य जी वहाँ से धीमे कदमों से रवाना हो गए। कुछ दिन बीत गए। हरिवंश की तबीयत बिगड़ने के बाद अब पूरे खेत का सारा काम आदित्य को ही अकेले संभालना पड़ रहा था। लगातार बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच उसने अपने व्यापारी बनने के सपने को भी मन ही मन दबा देने की सोच ली। एक दिन जब आदित्य खेत से घर की ओर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक सम्मानित सेठ राघव दास अपने सेवक के साथ खड़े दिखाई दिए। सेठ ने आदित्य को देखते ही पूछा, अरे बेटे,
क्या तुम इसी गांव के रहने वाले हो? हाँ सेठ जी, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। आप बताइए, क्या आपको मुझसे किसी तरह की सहायता चाहिए? दरअसल बेटा, मैं एक व्यापारी हूँ और मेरे कई तरह के कारोबार अलग अलग जगहों पर चलते हैं। उसी सिलसिले में आज मैं तुम्हारे गांव आया हूं। यहां की ये जमीन है जिसे मैं अपने अगले कारोबार के लिए खरीदने का विचार कर रहा हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जमीन मेरे काम के लिए उपयुक्त होगी या नहीं। और क्योंकि ये इलाका मेरे लिए बिल्कुल नया है, इसलिए यहाँ की जमीन के बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है। सेठ राघव दास की यह बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। व्यापार करना उसका बचपन का सपना था और सेठ की बातें सुनकर उसे पहली बार लगा कि शायद उसे अपने सपनों को कुर्बान नहीं करना पड़ेगा। आदित्य तुरंत बोला, सेठ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको यहाँ की जमीन के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। और सच कहूँ सेठ जी, तो मेरा भी व्यापार और व्यवसाय में काफी मन लगता है। खैर, अभी मैं आपको इस जमीन से जुड़ी सारी आवश्यक जानकारियाँ विस्तार से बता देता हूँ। आदित्य ये कहकर सेठ जी को पूरी जमीन से जुड़ी हर जरूरी बात बड़े ध्यान से समझाने लगा। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह बेटा, तुमने तो इस जमीन की जानकारी बहुत ही अच्छी तरह समझा दी। और सच कहूँ तो तुम्हारा बात करने का अंदाज भी मुझे बेहद पसंद आया। बेटे, मेरे व्यापार में तुम्हारे जैसे होशियार और ईमानदार इंसान की मुझे सच में बहुत जरूरत है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो तुम मेरे कारोबार की देखरेख और हिसाब किताब का काम संभाल लो। इसके बदले मैं तुम्हें अच्छी खासी तनख्वाह दूंगा। आदित्य के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, सेठ जी मुझे बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं है। आपके साथ काम करना मेरे लिए सच में सौभाग्य की बात होगी और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं पूरी तरह तैयार हूँ सेठ जी, आपके साथ व्यापार का काम संभालने के लिए। सेठ राघव दास ने संतोष भरी नजर से आदित्य को देखा और बोले, तो फिर ठीक है बेटा, कल से तुम मेरे कारोबार की जगह पर आ जाना। पहली बार आओगे तो शायद मेरा ठिकाना पहचान नहीं पाओगे, इसलिए मैं अपना एक आदमी तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगा। और हाँ बेटा, मैंने अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य ने विनम्रता से कहा, सेठ जी मेरा नाम आदित्य है। अच्छा तो आदित्य, अब मैं चलता हूँ, कल समय पर आ जाना। अगली ही सुबह सेठ राघव दास ने अपने एक आदमी को आदित्य को लेने के लिए उसके घर भेज दिया। अरे भाई आदित्य, तुम घर पर ही हो ना? मुझे राघव दास सेठ जी ने तुम्हें लेने के लिए भेजा है। सेठ के आदमी की आवाज सुनते ही आदित्य तुरंत बाहर आया और बोला, अच्छा भैया, तो आपको सेठ राघव दास जी ने ही भेजा है। उन्होंने कल कहा था कि मुझे लेने के लिए अपना एक आदमी भेज देंगे, तो आप ही हैं? हाँ आदित्य, मैं सेठ राघव दास का ही आदमी हूँ। अगर तुम्हें कोई और सवाल ना हो तो चलो, हमें सेठ जी के कारोबार की जगह तक पहुंचना है। दरअसल सेठ जी समय के बहुत पक्के हैं। अगर देर हो गई तो मुझे डांट भी पड़ सकती है। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो रास्ते में जाते जाते आराम से पूछ लेना। हाँ भैया, चलिए। ऐसा कहकर दोनों राघव दास सेठ के कारोबार की जगह की ओर रवाना हो गए। रास्ते में चलते हुए आदित्य ने पूछा, वैसे भैया आप सेठ जी के यहाँ कब से काम कर रहे हैं? अरे आदित्य, मुझे तो सेठ जी के यहाँ काम करते हुए तकरीबन 4 साल हो गए हैं। और सच कहूं तो सेठ जी वाकई बहुत ही नेक और समझदार व्यक्ति हैं। शायद इसी वजह से उनका कारोबार आज तक इतनी ईमानदारी और सफलता के साथ चलता आ रहा है। ऐसे ही दोनों बातें करते करते आगे बढ़ते गए। कुछ ही समय बाद सेठ जी का आदमी आदित्य को लेकर राघव दास सेठ के कारोबार वाली जगह पर पहुंच गया, जहां से उनका सारा व्यापार संभाला जाता था। सेठ जी, मैं आदित्य को लेकर आ गया हूँ। उसका घर थोड़ा दूर पड़ता है, इसीलिए आपके बताए समय से हमें थोड़ी देर हो गई। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं, इतनी भी देर नहीं हुई है। वैसे अब तुम जाओ और अपने काम में लग जाओ। और हाँ, बाकी सभी को भी कह देना कि अपने अपने काम पर लग जाए। जी सेठ जी। ये कहकर वो आदमी वहां से चला गया।
तो आदित्य, आज तुम्हारा हमारे व्यापार के काम पर पहला दिन है, इसलिए हो सकता है कि तुम्हें अचानक सब कुछ समझ में ना आए। इसी वजह से तुम मेरे सेवक मोहन के साथ जाओ। वो तुम्हें हमारे कारोबार की सारी जगहें दिखा देगा और कामकाज के बारे में विस्तार से समझा भी देगा। मोहन, तुम आदित्य को हमारे पूरे कारोबार की जगहें दिखा दो और हर चीज के बारे में ठीक से समझा देना। आदित्य होशियार लड़का है, हमारे व्यापार में अच्छा साथ देगा और उसका भी भला हो जाएगा। जी सेठ जी, मैं आपके कहे अनुसार ही करूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मोहन भैया, चलिए काम की जगह के लिए निकलते हैं। काम के मामलों में देर करने से कोई फायदा नहीं होता। वक्त का काम वक्त पर ही करना चाहिए। ऐसा कहकर मोहन और आदित्य तुरंत काम की जगह की ओर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद मोहन और आदित्य काम की जगह पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही आदित्य ने देखा कि सभी मजदूर अपने अपने काम में मन लगाकर जुटे हुए थे। पूरे माहौल में एक अनुशासन और व्यस्तता साफ दिखाई दे रही थी। मोहन ने चारों ओर इशारा करते हुए कहा, आदित्य, यही वो जगह है जहां हमारे सेठ जी के कारोबार का सबसे बड़ा हिस्सा चलता है। हालांकि सेठ जी के कुछ और काम अलग अलग जगहों पर भी फैले हुए हैं, लेकिन मुख्य कारोबार तो यहीं से संभाला जाता है। अब तुम्हें इन सब कामों की देखरेख करनी होगी। हिसाब किताब से लेकर रोजमर्रा के प्रबंध तक हर चीज पर नजर रखनी पड़ेगी। बस एक बात याद रखना, अगर जरा सी भी गलती हो गई तो सेठ जी बेहद नाराज हो सकते हैं। आदित्य ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मोहन भैया, मुझे व्यापार और कारोबार के बारे में अच्छा खासा ज्ञान है। व्यापार तो मेरा बचपन का सपना रहा है, इसलिए मैं सेठ राघव दास के कारोबार को पूरी लगन और ईमानदारी से संभालूंगा। और देखना भैया, मेरे काम को देखकर एक दिन सेठ जी खुद मुझे शाबाशी देंगे। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा ये आत्मविश्वास देखकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। आदित्य, आशा करता हूं कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी हों। और हाँ, यहाँ का काम निपटाने के बाद सीधे हमारे हिसाब किताब वाले दफ्तर में आ जाना। मैं और सेठ जी वहीं मिलेंगे। अब मैं चलता हूँ, तुम अपना काम शुरू कर दो। ये कहकर मोहन वहाँ से चले गए। आदित्य ने भी बिना समय गवाए तुरंत अपने काम की जिम्मेदारी संभाल ली। वहाँ हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देने लगा। कहीं सामान की कमी तो नहीं, कहीं मजदूरों को कोई परेशानी तो नहीं, और हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी तो नहीं। धीरे धीरे पूरा काम उसकी समझ में आने लगा। कुछ दिन बीत गए। अब आदित्य सेठ राघव दास के सबसे भरोसेमंद और खास आदमी बन चुका था। अपनी होशियारी, ईमानदारी और मेहनत की वजह से सेठ जी ने अपने अधिकांश महत्वपूर्ण दायित्व आदित्य को ही सौंप दिए थे, क्योंकि अब उन्हें आदित्य पर पूरा भरोसा हो गया था। कुछ समय बाद हिसाब किताब के दफ्तर पर सेठ राघव दास और उनके सेवक पहुंच गए। सेठ जी ने आदित्य की ओर देखकर पूछा, तो आदित्य, व्यापार का कामकाज कैसा चल रहा है? और बेटा, सच कहूं तो तुम्हारे आने के बाद से मुझे पहले जैसी कोई चिंता ही नहीं रहती। तुम वाकई बहुत होशियार, मेहनती और नेक स्वभाव के लड़के हो, और तेरे आने के बाद से मेरा व्यापार पहले से भी अच्छा चलने लगा है। आदित्य ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने साथ काम करने का अवसर दिया। सेठ जी, मैं हमेशा आपके व्यापार को अपना ही काम समझकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता आया हूँ। भगवान की कृपा से आजकल व्यापार का कामकाज भी बहुत अच्छे से चल रहा है। सेठ राघव दास मुस्कुराए और बोले, धन्यवाद की कोई बात नहीं बेटे, ये सब तुम्हारी मेहनत और लगन का फल है। आदित्य बेटा, अगर तुम इसी निष्ठा से काम करते रहे तो एक दिन अपना व्यापार शुरू करने का तुम्हारा सपना भी बहुत जल्द पूरा होगा। और हाँ, इन सब मामलों में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम मेरा विश्वास कभी मत तोड़ना। आदित्य ने भावुक होकर उत्तर दिया, अरे सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आज मैं जहां भी पहुंचा हूं वो सब आपकी ही कृपा, मार्गदर्शन और विश्वास का परिणाम है। आपका विश्वास तोड़ना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। और सेठ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक ना एक दिन मैं अपना खुद का व्यापार अवश्य आरंभ करूंगा, और उस दिन आपको गर्व महसूस हो
यही मेरी सबसे बड़ी कोशिश रहेगी। सेठ राघव दास ने संतोष भरी नजर से आदित्य को देखा और बोले, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। वैसे अब शाम होने वाली है, तुम यहाँ का बचा खुचा काम निपटा देना और सब समेटकर ताला लगाकर घर चले जाना। मैं भी अब निकलता हूँ। ये कहकर सेठ राघव दास वहां से चले गए। रात का गहरा सन्नाटा था। आदित्य और हरिवंश दोनों चारपाई पर बैठे हुए थे। तभी हरिवंश ने आदित्य की ओर देखते हुए कहा, बेटा आदित्य, आजकल तो तुझसे ढंग से बातें ही नहीं हो पाती। जरा बता तो, तेरा कामकाज कैसा चल रहा है? और हाँ, वो सेठ राघव दास कैसे इंसान है? आदित्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, सेठ जी वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका व्यवहार भी बहुत नम्र है और दिल से बिल्कुल साफ है। उनके साथ काम करते करते मुझे व्यापार का काफी अच्छा अनुभव हो गया है। इसी वजह से मैं सोच रहा हूं कि कुछ महीनों बाद अपना खुद का कारोबार शुरू कर दूं। सेठ जी ने भी यही कहा है कि जब भी जरूरत पड़ेगी वे हर कदम पर मेरा साथ देंगे। ये सुनकर हरिवंश के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। तू बस अपनी निष्ठा और ईमानदारी से इसी तरह काम करता रहना। भगवान अवश्य तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। चलो, अब ज्यादा बातें नहीं करते। तू दिन भर काम करके थक गया होगा, इसलिए थोड़ा आराम कर ले। मेरा भी दवाई लेने का समय हो गया है। तू आराम कर बेटा। कुछ महीने बीत गए। आदित्य की मेहनत और ईमानदारी आखिरकार रंग ले आई। आज उसके अपने व्यापार के शुभारंभ का पहला दिन था। इस खुशी के मौके पर गांव के कई लोग इकट्ठा हुए थे। आदित्य की इस कामयाबी के पीछे सेठ राघव दास का भी बड़ा योगदान रहा था, इसलिए वे स्वयं आदित्य को आशीर्वाद और बधाई देने वहां पहुंचे। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो आदित्य। आज तुम्हारी मेहनत, निष्ठा और सच्चाई की वजह से तुम्हारा सपना सच हो गया है। अब और भी लगन के साथ अपने कारोबार को आदित्य आगे ने बढ़ाना। भावुक होकर कहा, और हाँ, यदि किसी भी मामले में तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत पड़े तो बिना झिझक मुझे बता देना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। आदित्य ने भावुक होकर कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। अगर आज आप मेरे साथ ना होते तो मैं शायद यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। और सेठ जी, आपको भी यदि कभी मेरी जरूरत पड़े तो बस एक बार आदेश कर दीजिएगा, मैं तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तभी हरिवंश आगे बढ़े और भावुक स्वर में बोले, सेठ जी, मेरी तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद। आपने मेरे बेटे को जिस मुकाम तक पहुंचाया है, उसके हर सपने को सच करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। सेठ राघव दास ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं भाई साहब। ये तो आदित्य की कड़ी मेहनत, लगन और ईमानदारी का ही परिणाम है। खैर, अब इन बातों को यही छोड़ते हैं। मुहूर्त निकलने से पहले चलिए कारोबार का शुभारंभ कर लेते हैं।